सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने माइमो एसवीडी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि माइमो एसवीडी का प्रयोग करके कैसे आप एक एच मैट्रिक्स जो आर क्रॉस टी एच मैट्रिक्स है उसे आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं यू डायगोनल मैट्रिक्स और वी के द्वारा, और उसका प्रयोग करके बेसिकली प्री कोडिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग का प्रयोग करके कैसे आप एक माइमो चैनल को पैरेलल साइसो चैनल्स में डिकम्पोज कर सकते हो। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बेसिकली आप एसवीडी का प्रयोग करके और प्री कोडिंग का प्रयोग करके ऑप्टिमल पावर एलोकेशन कर सकते हो, और ऑप्टिमल पावर एलोकेशन के द्वारा आप कैपेसिटी जो होती है एक माइमो सिस्टम की उसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके अलावा हमने देखा कि लो एसएनआर रीजन्स में और हायर एसएनआर रीजन्स में एक माइमो कैपेसिटी किस तरह बिहेव करती है। खासकर हमने ये पढ़ा कि एक लो एसएनआर रीजन पे माइमो कैपेसिटी, अगर आप ऑप्टिमल कैपेसिटी की बात करें तो एक बीम फॉर्मिंग टाइप या सिंगल मोड आइगन बीम फॉर्मिंग टाइप बिहेव करती है, जहां पर पूरी की पूरी पावर आप एक सिंगुलर वैल्यू को दे देते हो, उसमें आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलता है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हायर एसएनआर रीजन पे माइमो कैपेसिटी भिन्न तरह से बिहेव करती है। उसमें हम ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि हायर एसएनआर में सब जो सिंगुलर वैल्यूज है और सब चैनल गेन्स में इक्वल पावर एलोकेट होंगे, और उसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटी है वो लीनियरली स्केल होगी नंबर ऑफ ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीनास के मुकाबले। तो ये कुछ भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे माइमो सिस्टम्स के संदर्भ में, और हमने ये भी देखा कि माइमो सिस्टम्स में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं। जीरो फोर्सिंग की अगर मैं बात करूं, एलएलएमएससी की बात करूं, और बीम फॉर्मिंग की बात करूं, या फिर मैं माइमो एसवीडी की बात करूं। आज हम एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे माइमो वी ब्लास्ट के बारे में। माइमो वी ब्लास्ट जो है एक नॉन लीनियर रिसीवर है और जिसमें बेसिकली सक्सेसिव इंटरफ्रेंस कैंसलेशन का प्रयोग होता है। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे संक्षेप में जैसे मैंने बताया, हमने अभी तक माइमो ZF के बारे में पढ़ा, जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद माइमो हम लोगों ने LMSC रिसीवर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने माइमो SVD के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने माइमो बीम फॉर्मिंग के बारे में पढ़ा। और हमने इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़े डिफरेंट हायर एसएनआर रीजन पे, लोअर एसएनआर रीजन पे, ये सब हमने अभी तक पढ़ा है। और हमने बेसिकली सब में एज्यूम किया है, जैसे हमने जीरो फोर्सिंग और LMSC में देखा कि जो आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन है वो तो आपकी विल बी इक्वल टू RH, वो जो मिनिमम नंबर ऑफ T, R, जो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीनास, और डाइवर्सिटी ऑर्डर जो होती है इस केस में अगर मैं D से डिनोट करूँ उसे R-T+1। तो अगर आपके रिसीवर एंटीनास और ट्रांसमीटर सेम होंगी तो आपके डाइवर्सिटी ऑर्डर सिर्फ आपको 1 मिलेगी। एसवीडी में हमने देखा कि बेसिकली एसवीडी का जो मल्टीप्लेक्सिंग गेन है वो सेम रहेगा, RH मिनिमम T, R, बट एसवीडी का मेन बेनिफिट जो होता है, मेन उपयोग जब होता है जब आपको एक सिंपल रिसीवर एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर आपकी कंप्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा एसवीडी का प्रयोग करके आप एक ऑप्टिमल वाटर फिलिंग भी कर सकते हो। उसके अलावा बीम फॉर्मिंग में भी हमने देखा कि बेसिकली बीम फॉर्मिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि पूरी की पूरी पावर आप एक सिंगुलर वैल्यूज में दे दोगे, उसकी वजह से आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलेगी, लेकिन स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन आपको नहीं मिलेगा। ये एक ऑप्टिमल स्कीम है जब आपके पास लो एसएनआर रीजन पे आप डील कर रहे हो। और आज के लेक्चर में जैसे मैंने बताया हम पढ़ेंगे वी ब्लास्ट आर्किटेक्चर के बारे में। इसे वर्टिकल ब्लास्ट कहते हैं। ये बेल्स लैब ने इन्वेंट किया था बहुत सालों पहले, और इसका प्रयोग बेसिकली माइमो डिकोडिंग में किया जाता है। ठीक, चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे वी ब्लास्ट से मेरा तात्पर्य जिसने बताया ये नॉन लीनियर माइमो रिसीवर में उपयोग होता है इसका। मैं आगे जाके समझाऊंगा इसको नॉन लीनियर माइमो रिसीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सक्सेसिव इंटरफ्रेंस कैंसलेशन का प्रयोग करता है। और वी ब्लास्ट का जो एब्रीविएशन है उसका फुल फॉर्म ये है, वर्टिकल बेल लैब्स लेयर्ड स्पेस टाइम आर्किटेक्चर। तो बेल लैब्स लेयर्ड स्पेस टाइम आर्किटेक्चर बेसिकली एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है। आप सिक्वेंशियली इसके डिकोड करते हैं एक सिंबल को, इसलिए इसे लेयर्ड स्पेस टाइम आर्किटेक्चर कहा जाता है। और स्पेस टाइम से मेरा तात्पर्य है क्योंकि आप NT ट्रांसमीटर एंटीनास का प्रयोग करते हो स्पेस में। और जैसे मैंने बताया यहाँ सक्सेसिव इंटरफ्रेंस कैंसलेशन का प्रयोग होता है, और इसे हम कभी कभी सिंबल इंटरफ्रेंस कैंसलेशन भी कहते हैं।
अगर आपको ज्ञात होगा तो सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन हमने पोलर डिकोडिंग के समय भी समझा था। बेसिकली सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन से मेरा तात्पर्य यह है कि आप सीक्वेंशियली एक एक सिंबल को डिकोड करोगे। पहले आप x1 को डिकोड करोगे, फिर आप x2 को डिकोड करोगे, ऐसे डिकोड करते करते आप xt तक जाओगे। तो आप जैसे जीरो फोर्सिंग में अगर मैं बात करूं, आप सिंगल शॉट में पूरे सिंबल्स डिकोड करते थे, लेकिन इस केस में आप सीक्वेंशियली सिंबल्स को डिकोड करोगे और सीक्वेंशियली डिकोड करने की वजह से आपको डाइवर्सिटी में थोड़ी बेनिफिट मिलती है। ड्यू टू SIC, जिसे मैंने पहले बताया है, क्योंकि सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन रिसीवर यूज करता है, इसलिए इसे नॉन लीनियर रिसीवर कहा जाता है। और कोई लोग इसे ऑर्डर्ड सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आप सीक्वेंशियली डिकोड करते हो एक एक सिंबल को। द डिटेक्टेड सिग्नल इन ईच स्टेज इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल। सो हर एक सिंबल जो आप डिटेक्ट करते हो उसे आप रिसीव्ड सिग्नल से सब्सट्रैक्ट करते हो, उसके बाद फिर जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसमें से फिर से आप एक सिंबल डिकोड करते हो, फिर से सब्सट्रैक्ट करते हो। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसिल करते 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 आप x1 x2 xt तक डिकोड करते हो। हर एक स्टेज में आप हर एक एक सिंबल आप डिकोड करते हो। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पोलर डिकोडिंग में पढ़ा था, वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी उपयोग होता है। आप सीक्वेंशियली एक एक सिंबल को आप डिकोड करते हो। तो बेसिकली अगर मैं एक ट्रांसमीटर VBLAST के इनकोडर की अगर बात करूं, तो इनकोडर बेसिकली सिंपली इस तरह से लिखा था। तो ये आप जब इंफॉर्मेशन बिट्स आ रही है, इसमें आप पहले एक चैनल इनकोडर का प्रयोग करते हो, फिर उसके बाद आप सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का प्रयोग करते हो S2P, और उसके बाद बेसिकली आप मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हो। मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हो, और ये MOD से मेरा तात्पर्य मॉड्यूलेटर है। उसके बाद बेसिकली आप इसे ट्रांसमिट कर देते हो। तो ये आपने समझिए x1 भेजा है, ये x2 भेजा है, ये x3 भेजा है, डॉट डॉट xt भेजा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिंबल्स को भेजते हो। तो अब देखोगे हम चैनल इनकोडिंग जो हमने विस्तार में पहले भी पढ़ चुका है। मॉड्यूलेशन बेसिकली आप या तो कोई भी आप डिपेंडिंग अपॉन क्या रेट में आपको सिंबल्स भेजने हैं, तो आप इसी रेट में आप इसे मॉड्यूलेट कर सकते हो। x1 की रेट x2 से भिन्न हो सकती है, x2 की रेट x3 से भिन्न हो सकती है, और xt की रेट x3 या x2 x1 से भी भिन्न हो सकती है। तो ये बेसिकली ये एक लेयर आर्किटेक्चर है, VBLAST आर्किटेक्चर है। इसी की तरह से एक और आर्किटेक्चर जो बहुत लोग ने पहले भी स्टडी किया है, इसकी प्रॉपर्टीज जनरली VBLAST टाइप की होती है। इसकी डिकोडिंग कंप्लेक्सिटी या तो परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो वो भी सेम VBLAST टाइप की होती है। उसमें बेसिकली आपकी जो इनकोडर है उसे आप पैरेलल में शिफ्ट कर देते हो। तो बेसिकली पहले आप चैनल इनकोडिंग का प्रयोग करते हो, मैं इसे CE से डिनोट करूंगा, फिर आप यहां पर पे CE होगा एक, और फिर से एक CE, फिर से एक CE, और उसके बाद फिर आप मॉड्यूलेटर का प्रयोग करोगे। फिर वापस से आप सिंबल को इसमें भेज दोगे। तो फिर से x1 x2 x3 xt। तो इस तरह से आप बेसिकली आप ट्रांसमिट करके बेस सिंबल्स को भेज सकते हो। तो ये जो पहला आर्किटेक्चर है वो VBLAST है, और जो उसको हम हॉरिजॉन्टल ब्लास्ट आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर है VBLAST का इनकोडिंग का और हॉरिजॉन्टल ब्लास्ट का इनकोडिंग का। तो ये VBLAST है, और इसके अलावा एक और आर्किटेक्चर है जो डायगोनल ब्लास्ट भी कहते हैं। उसके बारे में हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, उसको ट्यूटोरियल में संक्षेप में समझाया जाएगा आपको। उसमें बेसिकली हम दिखाएंगे, उसमें आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर मिल सकता है। और VBLAST और हॉरिजॉन्टल ब्लास्ट में आपको बेसिकली डाइवर्सिटी ऑर्डर वेरी होती है। बेसिकली इसमें डाइवर्सिटी ऑर्डर जो आपको मिलती है VBLAST और HBLAST में, वो मिलती है R-T+1 से R तक। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर इसको मिलेगा आपको वो R मिल सकता है, और मिनिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर जो मिलेगी वो मिलेगी आपको R-T+1। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर ये है आपकी, मैक्सिमम आपको इसमें ये मिल सकती है, और मिनिमम
ये मिल सकती है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इसको जीरो फोर्सिंग रिसीवर या LNMSC रिसीवर से कंपेयर करोगे, अगर आपको ज्ञात होगा तो जीरो फोर्सिंग माइमो रिसीवर में या LNMSC माइमो रिसीवर में आपको जो डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलती थी वो सिर्फ R-T+1 मिलती थी, लेकिन इस केस में आपकी डाइवर्सिटी ऑर्डर जनरली वेरी होती है R-T+1 से R तक। तो आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर इसमें R भी मिल सकता है, जो जीरो फोर्सिंग रिसीवर में पॉसिबल नहीं था। ये एक मेजर बेनिफिट है वी ब्लास्ट का एज कंपेयर टू जीरो फोर्सिंग और अदर लीनियर रिसीवर्स। तो चलिए अब इसके माइमो ट्रांसमिशन के अगर वी ब्लास्ट को समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके समझने के पहले हम फिर वापस से एक माइमो आर्किटेक्चर में जाते हैं, जो हमने पहले भी विस्तार में समझा है। आपके जो रिसीवर है वो Y है, मतलब रिसीवर वेक्टर जो है वो Y है, ये H जो है चैनल मैट्रिक्स है और ये X है प्लस N है। तो ये सिंपल माइमो स्ट्रक्चर हमने पहले कितनी बार पढ़ चुके हैं। और H की जो साइज है वो R×T है, X की जो साइज है वो T×1 है, N की जो साइज है वो है R×1 और रिसीवर में ऑब्वियस सी बात है ये R×1 है। तो आपके R रिसीव्ड सिंबल्स है और T ट्रांसमिटेड सिंबल्स है। फॉर वी ब्लास्ट हम ये एज्यूम करते हैं, जैसे हमने पहले भी एज्यूम किया जीरो फोर्सिंग केस में, कि नंबर ऑफ रिसीवर्स आपकी नंबर ऑफ ट्रांसमीटर से ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी जो बनेंगी वो नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा होंगी। तो ये एजम्पशन हम यहां पर भी कर रहे हैं। और अगर आप यहां पर एक गौर से देखोगे, मैं इसमें थोड़ा संक्षेप में आगे जाके भी बताऊंगा, हर एक अगर आप कॉलम देखोगे H मैट्रिक्स का, अगर मैं इस कॉलम की बात करूं या सॉरी अगर मैं इस कॉलम की बात करूं या इस कॉलम की बात करूं, तो अगर आप इसमें देखोगे ये कॉलम बेसिकली इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है वो अगर आप देखोगे वो X1 का ही है, सॉरी, और इसमें जो देखोगे आप जो भी कंट्रीब्यूशन है वो X2 का ही है। तो जो सेकंड टर्म आप देखोगे सब में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है इसमें सब 2 है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है मेनली X2 का है और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो मेनली X1 का ही है। सिमिलरली अगर मैं लास्ट रो की बात करूं, इसमें जो मेनली कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ XT का है। तो आप इसे बेसिकली कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी हर एक कॉलम को सेग्रीगेट कर सकते हो। ये तो मैंने कॉलम की बात की। अगर आप रो में भी ध्यान दोगे, रो में भी अगर आप देखोगे इस केस में, अगर मैं रो की बात करूं तो ये अगर पहला रो मैंने लिया तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ Y1 का ये है। सिमिलरली सेकंड वाले में Y2 का है, लास्ट वाले में YR का है। तो आप इस मैट्रिक्स को रोज और कॉलम्स के मुताबिक भी सेग्रीगेट कर सकते हो। तो इस मैट्रिक्स को इसके मुताबिक भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो और इसी प्रॉपर्टी को हम आगे जाके वी ब्लास्ट आर्किटेक्चर में एक्सप्लॉइट करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम आगे जाके वी ब्लास्ट आर्किटेक्चर में एक्सप्लॉइट करेंगे। तो हम इसके बेसिकली H मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लिखने का प्रयत्न करेंगे और उसके बाद वी ब्लास्ट की मदद से, सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन की मदद से इसे डिकोड करेंगे। X1 को डिकोड करेंगे, X2 को डिकोड करेंगे और XT को भी डिकोड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया Y = HX + N, H की जो साइज है वो R×T है, X की जो साइज है वो T×1 है और N की साइज R×1 है और R×1 है। तो हम जैसे बताया मैंने पहले भी कि R > D हम ये एज्यूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिसीवर्स इज मोर देन नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स। तो Y = HX + N और जैसे मैंने बताया H को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, कॉलम वाइज लिख सकते हो, H1 लिख सकते हो, H2 और HT। तो H1 जो है इस केस में वो है H11, H21, H31 और HR1। तो ये बेसिकली X1 को कंट्रीब्यूशन को सिर्फ डिनोट करता है। सिमिलरली H2 को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, H12, H22, H32 और HR2। तो ये अगर आप देखोगे ये इसमें सिर्फ X2 का कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली HT को भी मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया इस केस में, जो आपकी H मैट्रिक्स थी R×T को उसे कॉलम वाइज लिख दिया है। तो H1 जो है मैंने यहां लिखा हुआ, H2 भी, सिमिलरली HTP, X वैसे का वैसा ही है, X जो वेक्टर है वो वैसा का वैसा ही है, N जो है वो ऐसा का वैसा ही। फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अगर आपको Y वेक्टर है जो यहां पर Y =
y तो आपका आउटपुट, उसमें फंडामेंटली मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस उसको रिप्रेजेंटेशन में इस फॉर्म में लिख दिया, h1 इंटू x1 प्लस h2 इंटू x2 प्लस प्लस h3 इंटू xt प्लस n। तो बस मैंने इस केस में ये किया है कि जो आपकी जो H मैट्रिक्स थी R क्रॉस T को, उसको मैंने कॉलम वाइज लिख दिया है H1 H2 HT के माध्यम से, और H1 जैसे मैंने बताया H11 H21 H31 HR1, तो इस माध्यम से मैं लिख सकता हूं। अब इसके बाद मैं ये करूंगा कि पहले मैं इसका सूडो इनवर्स निकालूंगा, H का पहले मैं सूडो इनवर्स निकालूंगा। तो H का सूडो इनवर्स हमने पहले भी पढ़ा है, ये सूडो इनवर्स निकालने का तरीका हमने पहले भी देखा है। अगर H स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली बात है उसकी सूडो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, फुल रैंक हो तो इन्वर्टिबल होगा। अगर H फुल रैंक नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में हम इसका सूडो इनवर्स निकालेंगे। तो Q जो है इसका सूडो इनवर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जो हमने पहले जीरो फोर्सिंग केस में विस्तार में पढ़ा था। तो ये ना, अब हम इसके आगे ये करेंगे, जब हमें Q पता चल गई है तो हम क्या करेंगे, Q के पास T रोज है, Q जो है वो सूडो इनवर्स है H का, Q जो है वो सूडो इनवर्स है H का, और Q के पास T रोज है, और हमने Q को T रोज के माध्यम से लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने H को T कॉलम्स के माध्यम से लिखा, वैसे ही Q को हम T रोज के माध्यम से लिख सकते हैं। और क्योंकि Q H का सूडो इनवर्स है, तो Q इंटू H विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑब्वियसली बात है, Q इंटू H विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि Q जो है वो सूडो इनवर्स है H का। तो अगर मैं देखूं Q1H इंटू H1, अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं और ये मल्टीप्लाई करूं, तो मैं अगर सब टर्म जो Q और H के एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इसके आउटपुट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि Q जो है वो सूडो इनवर्स है H का, तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, और Q इंटू H को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसमें हम देखेंगे Q1 कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू H1 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और जो बाद बाकी क्रॉस टर्म्स है Q1 H2 या Q2 H1 सब जीरोज है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। हमने क्या किया, पहले हमने बहुत सिंपली कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली H को जो मैट्रिक्स है उसे कॉलम वाइज लिखा, ठीक है, उसको हमने फंडामेंटली स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं की है, और उसके बाद हमने Q निकाला, Q जो है सूडो इनवर्स है H का। फिर Q इंटू H हम देखेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इसके लिखा, और Q के जो हर एक रोज है उसको हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया है H के, हर एक Q के रोज को हर एक कॉलम ऑफ H से मल्टीप्लाई किया है, हमें वो आउटपुट मिला है। और हम ये दिखा सकते हैं Q1 इंटू Hj विल बी इक्वल टू 1 इफ I इक्वल टू J। जब I और J दोनों सेम रहेंगे तो 1 होंगे, और I और J अगर भिन्न होंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। इससे ये दिखाता है कि रोज ऑफ Q आर ऑर्थोगोनल टू द कॉलम्स ऑफ H। बेसिकली इससे हम ये शो कर सकते हैं, द रोज ऑफ Q आर ऑर्थोगोनल टू द कॉलम्स ऑफ H, क्योंकि अगर Q1 J अलग अलग है तो ऑब्वियसली बात है वो 0 वैल्यू है, अगर दोनों सेम है तो ये 1 वैल्यू है, यानी Q I H J इस केस में इज इक्वल टू 1 इफ I इक्वल टू J इज इक्वल टू 0 if I इज नॉट इक्वल टू J। अब हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके डिकोडिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, वी ब्लास्ट में डिकोडिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। तो y को जैसे हमने पहले देखा कि y को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू H1 X1, H1 जो एक पहला कॉलम है H मैट्रिक्स का, H2 जो है वो सेकंड कॉलम है H मैट्रिक्स का, और HT जो है वो लास्ट कॉलम है H मैट्रिक्स का। अगर मैं फिर से बताने की कोशिश करूँ तो H1 की जो वैल्यू है वो H11 H21 H31 HR1 इस तरह से है, ठीक है। सिमिलरली H2 की वैल्यू H3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस तरह से, फिर रिसीवर में मैं क्या करूंगा, रिसीवर में कंप्लीट y को Q1H से मल्टीप्लाई करूंगा, Q1 कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि रिसीवर पे आपके पास H की इंफॉर्मेशन है, H की इंफॉर्मेशन से आप Q की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और Q की इंफॉर्मेशन से आप Q1H की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये कुछ नहीं, ये पहला रो है Q का, ये पहला रो है, फर्स्ट रो ऑफ Q1H है, तो मैं इसका प्रयोग करके इसे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर जैसे ही मैंने इसको यहां से मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे Q1H1 जो हमने पिछले स्लाइड में देखा उसकी वैल्यू 1 होगी, इन Q1H2 की वैल्यू 0 होगी, Q1HT की वैल्यू 0 होगी। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, और ये बेसिकली मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक सर्कुलर शिफ्टेड नॉइज है और इसकी वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ध्यान से
तो इसमें सिर्फ जो टर्म बच गई है वो x1 है और n है। तो बेसिकली मैं इसकी मदद से x1 को डिकोड कर सकता हूं, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस टर्म जो है सब जीरो हो चुकी है। x2 भी जीरो हो चुकी है, x3 भी जीरो हो चुकी है, x3 भी जीरो हो चुकी है। जो टर्म बची है y में सिर्फ x1 बची है। तो इस इक्वेशन की मदद से मैं x1 को आराम से डिकोड कर सकता हूं। जैसे मैंने x1 को डिकोड किया, उसकी जो इफेक्ट्स है वो कंप्लीट सिग्नल से हटा सकता हूं। तो जैसे मैंने x1 को यहां डिकोड किया, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसकी जो इफेक्ट है वो y से हटा सकता हूं। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि x1 की डिकोडिंग परफेक्ट है, तो x1 की जो डिकोडिंग है उसे मैं ऑब्वियस सी बात है y से हटा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब y2 निकालने, y2 में मैं नया सिंबल डिनोट कर रहा हूं, y2 इज इक्वल टू y माइनस h1x। दिस इज नथिंग बट इंटरफेरेंस कैंसलेशन। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, x1 के जो इंपैक्ट है उसे कंप्लीट जो कंपोजिट सिग्नल है y है उससे आप निकाल रहे हैं। इसी सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन की मदद से आप पहले अपने x1 डिकोड कर लिया सिंपली, फिर x2 डिकोड करोगे उसके कंट्रीब्यूशन को निकाल के, फिर x1 और x2 की कंट्रीब्यूशन निकालोगे। उस तरह से आप सक्सेसफुली डिकोड करते जाओगे। तो जैसे मैंने y माइनस h1x किया, तो ये इक्वेशन अगर आप देखोगे तो बचेगा आपके पास h2 x2, क्योंकि h1 x1 कैंसिल हो गया इसमें, क्योंकि y की जो पहली वैल्यू थी आपकी वो h1 x1 थी प्लस h2 x2 थी प्लस प्लस ht xt थी प्लस n थी। अब आप जैसे आपने y माइनस h1 x1 किया, तो ऑब्वियसली बात है ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो आपकी जो बच जाएगी वो h2 x2 प्लस ht xt प्लस n। तो वो चीज मैंने यहां पर भी आपको दर्शाया है। तो आपकी जो टर्म बच गई है वो h2 x2 प्लस ht xt, क्योंकि आपने x1 का जो कंट्रीब्यूशन है उसे समाप्त कर दिया, उसे यहां से हटा दिया है। तो h2 x3 h3, अब इसमें देखोगे आप पहला कॉलम आपका हट चुका है, तो नंबर ऑफ कॉलम जो बच जाएंगे वो t-1 है, क्योंकि आपके टोटल t कॉलम्स थी h में, आप पहला कॉलम आपने हटा दिया है, तो बेसिकली उसका कंट्रीब्यूशन हटा दिया x1 का, तो आपको जो बची हुई कॉलम है वो h2 थे, ht तक रहेंगी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स नाउ डिक्रीजेस टू t-1। तो ये जो मैट्रिक्स की साइज होगी, ये मैट्रिक्स जिसे हम h1 के नाम से डिनोट करेंगे, यहाँ पर h1 की जो साइज होगी वो होगी r इंटू t-1। h1 की जो साइज होगी r इंटू t-1, क्योंकि आपने पहले कॉलम का कंट्रीब्यूशन पूरा हटा दिया है। और यहां पर देखोगे ये मल्टीप्लाई होगा x2 x3 xt से, क्योंकि x1 की कंट्रीब्यूशन हट चुकी है, प्लस नॉइज। तो h1 जिसे हमने डिनोट किया, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये h1 है, ठीक है, और x2 है प्लस n। तो आप देखोगे अब हमारे पास नया h1 जनरेट हुआ है, और फिर हम नया q1 जनरेट करेंगे जो h1 का सूडो इनवर्स है, ठीक है। अब h1 आपकी जो साइज है वो हो गई है r इंटू t-1, तो ऑब्वियसली बात है q की भी साइज चेंज होगी, q1 जो होगी वो सूडो इनवर्स होगी h1 की। तो हम लोग q1 निकालेंगे पहले इस h1 मैट्रिक्स से, फिर सिमिलरली हम x2 का भी कंट्रीब्यूशन उसमें से हटाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, हमने जैसे देखा। अगर मैं आपको संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करूं तो बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको, पहले आप y में से h1 x1 निकालोगे, तो आपका बचेगा h2 x2 प्लस ht xt प्लस नॉइज। फिर आप एक नया मैट्रिक्स जनरेट होगा h1 जिसकी साइज होगी r इंटू r इंटू t-1। फिर h1 के बाद आप बेसिकली इसमें h1 से q1 निकालोगे, जैसे मैंने बताया यहां पर h1 से q1 निकालो। q1 बेसिकली एक सूडो इनवर्स है h1 का, ये बेसिकली एक सूडो इनवर्स है h1 का। जब आपने q1 निकाल लिया, q1 में बेसिकली सूडो वही सेम प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, q1 इंटू h1 विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उसके बेसिस पे वही सेम प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, और सेम हम जो स्ट्रक्चर पहले हमने देखा था वही चीज रिपीट होंगी। फिर आप h2 x2 को निकालोगे, h2 x2 निकाल के फिर आप जो इक्वेशन बचेंगी, फिर आप जो यहाँ पर अगर मैं y1 कहूँ इसे, y1 में से ये, तो y1 में से फिर से आप h2 x2 निकालोगे, फिर आपकी बचेंगी h3 x3 और डॉट डॉट
प्लस एच टी एक्स टी प्लस एन। सिमिलरली आप फिर वापस से आप H2 एक नया मैट्रिक्स जनरेट होगा जिसमें सिर्फ थर्ड फोर्थ और टी तक कॉलम होंगे क्योंकि H2 कंट्रीब्यूशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। सिमिलरली आप Q2 एक जनरेट करोगे जो सूडो इनवर्स होगा H2 का। इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते 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 सक्सेसिवली सब सिंबल्स को आप डिकोड कर सकते हो। एक सिंपल लेयर बाय लेयर डिकोडिंग है। इसमें आप एक सिंबल डिकोड करते हैं, उसे कंट्रीब्यूशन हटाते हो रिसीव सिंबल से, फिर वापस से सेकंड सिंबल डिकोड करते हो, उसके कंट्रीब्यूशन रिसीव वेक्टर से हटाते हो। इस तरह से आप बाद बाकी सिंबल्स भी डिकोड करते हो। तो जैसे मैंने बताया Q1 H1 conjugate transpose following the same procedure as before, we will now decode X2. हम decode X2 करेंगे and will be removed from H2. This will be carried till all the transmitted symbols are decoded. तो जैसे जैसे आप पहले X1 डिकोड करोगे, फिर X2 डिकोड करोगे, सिमिलरली XT तक आप इसी तरह से सक्सेसिवली डिकोड करते रहोगे और फाइनली आप XT तक पूरा डिकोड कर पाओगे। तो इसमें एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि X1 का जो डाइवर्सिटी ऑर्डर आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें एक सिंगल सिंबल है, वो मिलेगा R माइनस टी प्लस 1। इसमें आपको कोई डाइवर्सिटी गेन नहीं मिलेंगे अगर R इक्वल टू टी होगा, बट RT में जो आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा R। तो जैसे जैसे आप सिंबल डिकोडिंग बढ़ते जाएंगे आपके डाइवर्सिटी ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगी। डाइवर्सिटी ऑर्डर इंक्रीजेस। तो स्टार्टिंग के सिंबल उसे कम डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलेगी, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी डाइवर्सिटी ऑर्डर बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसे डिकोड करने का। तो इसे संक्षेप में यहाँ पर भी दिखाया गया। तो पहले आप X1 डिकोड करोगे, यहाँ पर X1 का डिकोड करके आप X1 की जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर इसे सब्सट्रैक्ट करोगे Y से, फिर आपको सेकंड स्ट्रीम X2 डिकोड करोगे, फिर X2 की जो कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पर निकालोगे यहाँ से, फिर आप X3 डिकोड करोगे और सिमिलरली X3 की कंट्रीब्यूशन है यहाँ से निकाल के आप X4 डिकोड करोगे। तो X1 में आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर जो मिलेगा R माइनस टी प्लस 1 मिलेगा और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलेगा आपको इस केस में वो मिलेगा आपको R। ठीक है, तो इस तरह से आप डिकोड कर सकते हो। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है कोई भी ब्लास्ट का, जिस तरह से आप पूरे सिग्नल्स को डिकोड कर सकते हो सीक्वेंसली एक एक करके। ठीक है, तो एडवांटेजेस जैसे मैंने बताया, डाइवर्सिटी ऑर्डर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस एज यू प्रोसीड थ्रू द स्कीम। जैसे आपकी डाइवर्सिटी ऑर्डर प्रोग्रेसिवली भी इंक्रीज करेगी जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। द लास्ट सिंबल टू डिकोड XT वी हैव, जो लास्ट सिंबल आप डिकोड करोगे XT की, उसकी डाइवर्सिटी उसमें होगा HT होगा, जिसमें आपके T एलिमेंट्स होंगे। तो इट इज अ डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ R, क्योंकि HT में अगर आप देखोगे HT जो है वो बेसिकली H1T, H2T, H3T, HRT, तो इसमें बेसिकली R एलिमेंट्स है। और यार आप ये इक्वेशन देखोगे सिंपल MRC वाला इक्वेशन अगर आपको याद होगा, क्योंकि इसमें MRC अगर आप फॉलो करोगे तो इसमें डाइवर्सिटी ऑर्डर आपको जो मिलेगी वो मिलेगी R डाइवर्सिटी ऑर्डर, क्योंकि इसमें आपकी R कोफिशिएंट्स हैं और अगर आप MRC का प्रयोग करोगे इस केस में लास्ट सिंबल में तो आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ R मिलेगी। तो जैसे मैं स्ट्रीम दैट आर डिकोडेड लेटर एक्सपीरियंसेस प्रोग्रेसिवली हायर डाइवर्सिटी ऑर्डर। पहला जो आप X1 डिकोड कर रहे हैं उसमें आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर कुछ भी नहीं मिलेगा, R माइनस टी प्लस 1 मिलेगा। जैसे जैसे आप X2, X3, XT तक जाओगे, XT में आपको हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑर्डर R का मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वी ब्लास्ट का एज कंपेयर टू जीरो फोर्सिंग और जो अदर लीनियर रिसीवर जो हमने पहले पढ़ा है, जहां पर यहाँ पर आप देखोगे प्रोग्रेसिवली भी आपकी डाइवर्सिटी ऑर्डर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो H जो मैट्रिक्स इसमें बहुत सिंपल लिया है मैंने, 2x2 है, तो Y की जो 2x1 है और ये हो जाएगी आपकी, ये भी 2x1 है, ये 2x1 है। इसमें देखोगे R इक्वल टू T है इसमें, तो इक्वल टू 2। तो इसमें पहला सिंबल आप आराम से निकाल सकते हो। जब X1 डिकोड करोगे तो आपको कोई भी डाइवर्सिटी गेन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि डाइवर्सिटी गेन उसमें R माइनस टी प्लस 1 होता है, उसमें आपको डाइवर्सिटी गेन 1 मिलेगा। तो इससे आप साफ समझ सकते हो कि X2 में आपको डाइवर्सिटी गेन मिलेगा बट X1 में कोई डाइवर्सिटी गेन आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, Y1 Y2 इसमें 1 2 1 3
x1 x2 प्लस n1 n2। तो ये सिंपल सिस्टम है। हमें अब डिकोड करना है x1 और x2 को। तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे हमने पहले देखा है, हमें h पता है तो हम पहले q निकालेंगे। q जो है वो h का सूडो इनवर्स है। तो हम ये जो पार्ट है पहले वो भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो ये पार्ट है ये अब देखोगे, ये सॉरी ये जो पार्ट है ये, इसको हम h1 लिख सकते हैं और इसे हम h2 लिख सकते हैं। h1 जो है आपका फर्स्ट कॉलम है वो 1 1 है और h2 जो है वो है 2 3। तो हम बेसिकली y को जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, h1 x1 प्लस h2 x2 प्लस n। ठीक है, तो y जो वेक्टर है हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। y जो वेक्टर है उसे इस फॉर्म में h1 x1 h2 x2 प्लस n। h1 जो है 1 1 है और h2 जो है वो 2 और 3 है। फिर हम पहले x1 को डिकोड करेंगे, फिर से कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर h2 को डिकोड करेंगे। तो डिकोड करने के पहले हम बेसिकली पहले Q मैट्रिक्स निकालेंगे जो एक सूडो इनवर्स है H का। तो ये अगर समझ में आ गया तो आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया Q इजिकल टू H ट्रांसपोज 3, जो Q है उसमें इसका सूडो इनवर्स ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। मैंने पहले बताया कि आप बस मैटलैब में P एंड V फंक्शन का प्रयोग करके आप सूडो इनवर्स निकाल सकते हो। तो सूडो इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है वो ही आ रही है। इसमें देखोगे दो कॉलम्स हैं, सॉरी दो रोज है, ये Q1 है और ये Q2 है। तो हमने देखा था रोज ऑफ Q मैट्रिक्स आर गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल टू कॉलम्स ऑफ H मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में Q इंटू H विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसकी साइज जो होगी 1 0 0 1 होगी। ठीक है, तो हम सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। y1 पहले निकालेंगे, y1 पता है हमें, q1 जो है उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। y के हमने पहले ऑलरेडी देख चुकी है वैल्यू, y जो है ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो y है। ठीक है, तो hx प्लस n है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से। तो y जो है 3 - 2 जो पहला रो है, ये q1 जो है ये पहला रो है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और h से, h की जो वैल्यू 1 2 1 3 x1 x2। तो हम इसको अगर देखोगे 3 इंटू 1 और 3 इंटू -2 तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी x1 आ जाएगी यहाँ पर, और x2 की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई को देखोगे 3 इंटू 2 6 6 इंटू -6 0 हो जाएंगी। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो y1 अगर आप देखोगे तो y1 अगर आप देखोगे सिर्फ x1 प्लस 0 प्लस n1 है और n1 बेसिकली ये पार्ट जो है वो है n1। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें सिर्फ x1 है, इसमें मैं आराम से x1 को डिकोड कर सकता हूं। x1 कैन बी डिकोडेड। एक बार x1 आप डिकोड कर लिए हैं तो x1 की जो कंट्रीब्यूशन है वो y1 से आप सेग्रीगेट कर सकते हो। y1 माइनस, सो इसको मैं y2 लिख देता हूं ताकि सिंपल रहेगा। y2 इज इक्वल टू y1 माइनस h1 x1। तो ये आपको मिल जाएगा बहुत सिंपली h2 x2 प्लस n, क्योंकि इसमें दो ही सिंबल है तो आप आराम से h2 की जो कॉलम से हम पहले देख चुके हैं 2, 3 है, तो उससे आप x2 को डिकोड कर सकते हो। और x1 की जो डाइवर्सिटी ऑर्डर होगी वो r - t + 1, क्योंकि इसमें दो ट्रांसमीटर दो रिसीवर हैं तो आपको सिर्फ सिंगल डाइवर्सिटी ऑर्डर इस केस में आपको मिलेगा। इसमें आपको सिंगल डाइवर्सिटी ऑर्डर इस केस में मिलेगा। और वहीं अगर मैं H2 की बात करूं, x2 की बात करूं, x2 में जैसे मैं बताया ये H2 है और ये x2 है प्लस n है, तो इसमें आप देखोगे दो, इट बिहेव्स लाइक अ 2 रिसीवर सिंगल ट्रांसमिट, 2 × 1 सिस्टम टाइप बिहेव करती है। तो इसमें जो डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलेगा आपको विल बी 2, क्योंकि इसमें MMRC का प्रयोग करके डाइवर्सिटी ऑर्डर आराम से 2 ले सकते हो। तो आप देखोगे सेकंड सिंबल में आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर 2 मिला है, पहले सिंबल में आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर सिर्फ 1 मिला है यूजिंग MRC। इट हैज अ डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 एज ओनली 1 ट्रांसमिट, एक ट्रांसमिट x2 अगर एक ट्रांसमिट है और 2 रिसीवर एंटीना है तो आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 इसमें आराम से मिल जाएगा। तो एक सिंपल हम लोग ने आर्किटेक्चर देखा वी ब्लास्ट का, जिसके थ्रू आप देख सकते हो आप किस तरह से इसे डिकोड कर सकते हो।
तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूंगा वी ब्लास्ट में कुछ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन देखूंगा, एट 1% आउटेज एंड 12 dB SNR with 12 antennas the spectral efficiency is shown to be 32 bits per second per hertz। तो अगर आप देखोगे, अगर आपके पास 12 एंटीनाज है और आपके SNR अराउंड 12 dB है और 1% आउटेज आप टॉलरेट कर सकते हो, तो थियोरेटिकली दिखाया गया है कि आपको जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मिल सकती है वो अराउंड 32 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज मिल सकती है। काफ़ी बढ़िया स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है। और नॉर्मल अगर मैं किसी बीपीएस के सिस्टम से कंपेयर करूं जहां पर आपको स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 1 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज मिलती है प्रेजेंट डे सिंगल एंटीना सिस्टम्स। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ आर, अगर आप लास्ट सिंबल डिकोड कर रहे हो तो अगर एक्सटी डिकोड कर रहे हो तो आपको जो डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलेगी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनास के समान होगी, वो होगी आर। अनदर टेक्निक्स इज अ डी ब्लास्ट, जैसे मैंने बताया डी ब्लास्ट एक टेक्निक है जो आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर देती है, वो आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ आर क्रॉस टी दे देती है। ठीक है, वो एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है एज कंपेयर टू वी ब्लास्ट एंड एच ब्लास्ट, लेकिन उसमें आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलने का संभावना रहती है। तो एक सिंपल वी ब्लास्ट के बारे में हमने समझा। और अगर मैं कंपेयर करूं एक सिंपल मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग से, तो डिफरेंसेस आप देखोगे ज़्यादा नहीं है इस केस में, खासकर हाइयर एसएनआर में थोड़े डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, बट इसमें परफॉर्मेंस आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम लाइक्लीहुड कम्प्लेक्सिटी से कम है इसकी कम्प्लेक्सिटी, लेकिन आपको काफ़ी हद तक काफ़ी गेन्स इसमें मिल जाती है अगर आप वी ब्लास्ट की बात करूं। और इसमें और ज़्यादा बेनिफिट, जैसे ये ऑर्डर्ड सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन, ये वी ब्लास्ट है। और इसमें और बेनिफिट जैसे नॉन लीनियर रिसीवर है, आपको हायर डाइवर्सिटी गेन मिल जाती है इसमें, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी क्लोज है मैक्सिमम लाइक्लीहुड के लोअर एसएनआर में। हायर एसएनआर में थोड़ा डिफरेंसेस है क्योंकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑप्टिमल स्कीम है, वेयरएज ये एक सब ऑप्टिमल स्कीम है। तो जैसे हमने आज के लेक्चर में विस्तार में वी ब्लास्ट स्कीम के वर्टिकल ब्लास्ट स्कीम के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि कैसे नॉन लीनियर रिसीवर की तरह बिहेव करता है। ये बेसिकली सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, जहां आप सक्सेसिवली एक एक सिंबल को डिकोड करते हो और जो सिंबल अंत में डिकोड होता है उसकी सबसे हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑर्डर आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।